आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ 4 ही न्यूमेरिकल्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं, पेपर में आ सकते हैं। तो इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास 12.1 है। इसमें हमें कहा गया है कि हमने इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कंपेयर करना है। यानी यहाँ पे बताना ये मकसद है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स है। तो उस चीज़ को समझाने के लिए ये न्यूमेरिकल डिज़ाइन किया गया। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि पेपर में आपको ये चार्जेस दिए गए हों 220 माइक्रोकूलम्स के और आपको ये कहा गया हो कि इनके दरमियान आप इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करें। तो सबसे पहले डेटा लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आप लिखेंगे। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 माइक्रोकूलम है। किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर पहला पोर्शन जो होता है वो डेटा लिखना होता है और ये लगता आसान है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, इसमें आपने जो यूनिट्स हैं उनको जो है वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होता है। तो माइक्रो है, यहाँ पे आ रहा है, इसको ख़त्म करेंगे 10⁻⁻6 हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 2 × 10⁻⁻5 कूलम्स बन जाता है। अब उसके बाद हमने डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस लेना है। ये यहाँ पे बताया गया है कि 10 सेंटीमीटर चार्जेस के दरमियान फासला है, वो हमने यहाँ पे लिखा है R = 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, इसको ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर को तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10/100 मीटर्स यानी 0.1 मीटर जो है वो आपका पास डिस्टेंस R की वैल्यू आ गई। अब आपने फोर्स को फाइंड आउट करना है, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो यहाँ तक जो है वो आपने डेटा लिख लिया है। किसी वक्त में इसका 1 नंबर होता था या आधा नंबर मिल जाता था, लेकिन अब जो है वो बेसिक चीज़ ये है कि अब अगर आप इसके साथ फार्मूला नहीं लिखते तो आपको कोई नंबर नहीं मिलता। तो इसके साथ आप फोर्स का फार्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो वो आपके पास फार्मूला होता है KQ1Q2/R²। तो यहाँ तक अगर आप लिख लेते हैं तो आपका 3 में से 1 नंबर हो जाता है। उसके बाद अब आपने K की वैल्यू पुट करनी है, सारी वैल्यूज पुट करनी है। K की वैल्यू 9 × 10⁻9। Q1 और Q2 आप फाइंड कर चुके हैं, आपके पास आए हैं 2 × 10⁻⁻5। आप इसके ऊपर स्केयर भी लगा सकते हैं A की वैल्यू लिख के, या वैल्यूज को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। Q1 भी उतना ही पुट कर दिया है, Q2 की भी वही वैल्यू पुट की है, और R आपके पास 0.1 के इक्वल है मीटर्स में, तो वो 0.1 का स्केयर आपने पुट कर दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपने रखनी है वो वाली वैल्यूज़ होंगी जो इसको सिस्टम इंटरनेशनल में इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने के बाद आएंगी। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। जब आपने ये वैल्यूज़ पुट कर दी तो इस वक्त आप 2 नंबर के हकदार हो गए। दूसरा नंबर होता है राइट वैल्यूज़ पुट करने का और कैलकुलेशन करने का। अब कैलकुलेशन जहाँ से आगे आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वो सारी आप कैलकुलेटर से ही करेंगे। और कैलकुलेटर से जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसको, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 360 होगा। और इसके साथ यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। इस फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो अगर आप यहाँ तक कर देते हैं तो आपके पूरे 3 नंबर बन जाते हैं। शर्त यह है कि आपको पेपर में सिर्फ यही पूछा गया हो कि आप फोर्स फाइंड करें चार्जेस के दरमियान। अगर पूरा यही न्यूमेरिकल आ जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा आगे और काम करना पड़ेगा। फिर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस भी लिखना पड़ेगा। दोनों मासेस भी इक्वल बताए गए हैं, 10 ग्राम्स के हैं। इसको आप किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, 10/1000 करेंगे तो ये आपके पास 0.01 किलोग्राम आएगा। अब इसके आगे जो है वो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। इसका फार्मूला लिखें Fg। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है Gm1m2/r²। यहाँ पे अब जस्ट वैल्यूज पुट करने बाकी हैं। आप G की वैल्यू पुट करें जो आपके पास होती है 6.67 × 10⁻11। तो यानी वैल्यूज प्लेस करना भी इतना आसान नहीं होता। आपको G की वैल्यू, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। M1 आपके पास था 0.01, M2 भी सेम था, किलोग्राम्स में वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। और इसके बाद जो है वो R आपके पास 0.1 के इक्वल था, इसका स्केयर होगा। तो ये चीज़ इवन विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है आप उसकी हेल्प से सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6.67 × 10⁻13 न्यूटन्स। अब आपका जो काम है यहाँ पे वो ये है कि आपने दोनों को कंपेयर करना है।
इलेक्ट्रिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर पूरा न्यूमेरिकल की नेचर देखी जाए तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है वो कंपैरिजन करें, कंपेयर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कंपेयर ही आ जाता है, पूरा न्यूमेरिकली पूछ लिया जाता है, तो फिर आपने कैसे कंपेयर करेंगे, आपने फाइंड करनी है वैल्यू एफ ई ओवर एफ जी। तो एफ ई आपके पास ऑलरेडी 360 आ चुका है, इसको आप डिवाइड कर लें 6.67 इंटू 10⁻⁻13 से, और यह जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो कैलकुलेटर से फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻14। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये उन चंद न्यूमेरिकल्स में से है जिनका आंसर के साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ यूनिट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो रेशियो आ गई है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान। एक जैसे यूनिट्स के दरमियान रेशियो है, इसलिए एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशियो है, इसलिए इसके यूनिट्स नहीं होंगे। तो ये हमने 12.1 को सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जो कि स्मार्ट सिलेबस में है 12.7। इसमें हमें कहा गया है कि एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो चार्ज ऑन पार्टिकल हम लिखेंगे, इसको डायरेक्ट से 20 ही पुट कर देंगे। ई से मुराद क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। उसके बाद हमें कहा गया है कि इस पार्टिकल ने जो पोटेंशियल डिफरेंस कवर किया है वो 100 वोल्ट्स। तो यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी वो हमारे पास 100 वोल्ट्स आ जाएगा, वो पुट कर देंगे। एनर्जी रिक्वायर्ड आपने ई फाइंड करनी है। अब आगे आपने फार्मूला लगाना है E इज इक्वल टू, एनर्जी रिक्वायर्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, यानी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें, एनर्जी रिक्वायर्ड आ जाती है। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 20 और पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, तो ये आपके पास 2000 आ जाएगा। और आपने चूंकि अब जो यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं उसके हिसाब से ही आपका आंसर होगा। चार्ज ऑन पार्टिकल आपने इलेक्ट्रॉन्स में यूज़ किया है और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, तो यहाँ पे यूनिट्स ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएंगे। और आपको कहा भी यही गया है कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही आंसर फाइंड करें। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया है। अब अगर किताब वाला आंसर आप लाना चाहते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ बन जाएगा, 3 जीरोज हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किताब वाला आंसर आ गया। अगरचे यहाँ तक अगर आप कर देते हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.12। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने में बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन सीधी सी बात है कि आपके पास एक कैमरा है, उसके अंदर फ्लैश तब ऑन होता है जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाता है, और कैपेसिटर चार्ज होने में जो एनर्जी लेगा वही वो डिलीवर करेगा फ्लैश को। तो यानी यहाँ पे हमने कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड करनी है जो उसको चार्जिंग के प्रोसेस में उसके अंदर स्टोर हुई थी। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू सी हमें गिवन है 750 माइक्रोफैरड्स है। इसको फैरड्स में कन्वर्ट कर लें आप, तो ये आपके पास 750 इंटू 10⁻⁻6 फैरड्स आ जाएगी। और इसको अगर मैं मज़ीद सॉल्व कर लूँ तो ये 7.5 इंटू 10⁻⁻4 फैरड भी इसको लिख सकता हूँ। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया है मुझे कि कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 330 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यहाँ डेल्टा वी से डिनोट नहीं करूँगा, कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं। ये 330 वोल्ट्स के इक्वल है। एनर्जी स्टोर्ड आपने कैपेसिटर में फाइंड करनी है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला होगा E इज इक्वल टू 1/2 CV²। तो वैल्यूज पुट करनी है जस्ट आपने 1/2, C की जगह इसकी वैल्यू पुट करें 7.5 इंटू 10⁻⁻4, V की जगह इसकी वैल्यू पुट करें 330, और आपको पता है V का स्केयर है, तो 330 का स्केयर पुट कर दें यहाँ पे। तो ये जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 40.8 आएगा। तो ये चूंकि एनर्जी है तो इसका यूनिट जो है वो जॉल्स होगा। तो ये हमने 12.12 भी सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है उस पर आते हैं 12.13। इसमें हमें कहा गया है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो हमें गिवन है। हम लिखेंगे कैपेसिटेंस का वर्ड लिखेंगे, C से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वैल्यू हमें दी गई है ऑलरेडी सिस्टम इंटरनेशनल में, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि उसकी प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 450 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैपेसिटर के केस में हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको 450 वोल्ट्स कह दिया। अब अगली बात समझने वाली है कि यहाँ पे पूछा क्या गया है।
तो बात यह है कि आपके पास कोई भी कैपेसिटर हो, जब आप उस कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, तो ये आपके पास कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, यहाँ पे बैटरी है। तो बैटरी क्या करती है कि कैपेसिटर की एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती है। जहां से इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी रिमूव करती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करवा देती है वो दूसरी प्लेट पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टोर होते हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब हमें ये पूछा गया है कि इस केस में जब बैटरी जो है वो कैपेसिटर को चार्ज करेगी, उसकी एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। तो ऐसी सूरत में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज फाइंड करेंगे। चार्ज का फार्मूला होता है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर के लिए, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, ये फार्मूला है। तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करते हैं। सी हमारे पास है 2.5 इंटू 10⁻⁻8 के इक्वल। वी हमारे पास इक्वल है 450 के, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.125 इंटू 10⁻⁻5। ये अभी हमारे पास चार्ज की मिकदार आई है और चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम होता है। अब अगला काम हमने ये करना है कि इस चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है, Ne फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो चार्ज से कैसे निकलेंगे, टोटल चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। तो ऊपर आप टोटल चार्ज रखो 1.125 इंटू 10⁻⁻5। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7 इंटू 10⁻13। अब देखेंगे ये हमने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड किया। तो इसके साथ हमने कूलम वगैरह बिल्कुल नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास होंगे, 7 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से शिफ्ट हो जाएंगे नेगेटिव प्लेट के ऊपर। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसको इतना ही सॉल्व करना है जितना ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, पेपर में जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आपने ऊपर स्टेटमेंट नहीं लिखनी, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, आपको बताने के लिए। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर ली हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छी तरह समझ आए होंगे और आप इनको एफर्ट करके पेपर में ज़रूर ये आप जो भी न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा आप उसको ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।